हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का K2 एकेडमी पर। आज हम लोग RUHS 2015 का क्वेश्चन पेपर सोल्व करने वाले हैं, तो आप लोग इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। इस क्वेश्चन पेपर में जो है वो फिजिक्स, बायोलॉजी, उसके बाद केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, जिसको में हम लोग आज बायोलॉजी और केमिस्ट्री का क्वेश्चन इस क्लास में करेंगे। फिजिक्स का आप लोग जानते हैं कि 33 क्वेश्चन और केमिस्ट्री का 33 क्वेश्चन और बायोलॉजी का 34 क्वेश्चन आता है। तो हम लोग आज बायोलॉजी और केमिस्ट्री का करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, बायोलॉजी से शुरू करते हैं। देखिए, बायोलॉजी का सबसे पहला प्रश्न है आपके स्क्रीन के सामने। पराग कणों के अध्ययन को क्या कहते हैं, यहाँ पर बतलाइए। पराग कणों के अध्ययन को क्या कहते हैं? इस्थोमोलॉजी, पेलिनोलॉजी, फेलियो वनस्पति या फिर सह वनस्पति, इसको क्या कहते हैं बतलाइए। पराग कणों के अध्ययन को फेलिएंटोलॉजी कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है यहाँ पर देखिए कि कवक में यौन प्रजनन किस माध्यम से उत्पन्न होता है, बतलाइए क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। कवक में यौन प्रजनन किसके द्वारा उत्पन्न होता है, बतलाइए यहाँ पे सभी लोग क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। ऑप्शन नंबर देखिए ए है जू स्पोरेंजियो स्पोर, ऊ स्पोर और एस्कोस्पोर। ऑप्शन बी है जू स्पोर, ऊ स्पोर और एस्कोस्पोर। ऑप्शन सी है स्पोरेंजियो स्पोर, एस्कोस्पोर, बेसिडोस्पोर और ऑप्शन डी है ऊ स्पोर, एस्कोस्पोर या फिर बेसिडोस्पोर। क्या हो जाएगा यहाँ पर इसका राइट आंसर? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा इसका राइट आंसर। यहाँ पर देखिए ऊ स्पोर, एस्कोस्पोर और बेसिडोस्पोर हो जाएगा इसका राइट आंसर। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है यहाँ पर। अगला प्रश्न है देखिए यहाँ पर, पिस्टिया में वेजिटेटिव प्रजनन किसके द्वारा होता है? स्टोलन, ऑफसेट, रनर या फिर सकर, किसके द्वारा यहाँ पर होता है बतलाइए। देखिए यहाँ पे यह पौधा जो है वह पिस्टिया का पौधा है। इसमें किसके द्वारा प्रजनन होता है? तो इसको में जो प्रजनन होता है वह ऑफसेट के द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर सेकेंड हो जाएगा यहाँ पे देखिए ऑफसेट इन पिस्टिया, ऑफसेट के द्वारा होता है इसको में प्रजनन। इसके बाद देखिए यहाँ पर अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न है यहाँ पर देखिए, एंथेसिस एक घटना है जो संदर्भित करता है परागकण का निर्माण, पुंकेसर का विकास, फूल कली का खिलना या फिर परागकण का स्वीकृति स्टिग्मा के द्वारा। क्या होता है एंथेसिस घटना, किसको संदर्भित करता है बतलाइए यहाँ पर क्या हो जाएगा। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो फूल कली का खिलना। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न है यहाँ पर देखिए क्या है, यहाँ पर देखिए अगला प्रश्न है, अवशिष्ट परिसिस्टेंट न्यूसेलस के रूप में जाना जाता है पेरिस्पर्म, पेरिकार्प, इंटेगुमेंट या फिर साइटोप्लाज्म यानी कि बीज पत्र। बतलाइए क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा पेरिस्पर्म हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर पेरिस्पर्म। इसके बाद देखिए यहाँ पर अगला प्रश्न है, बैसिलस थुरिंजिएंसिस से इंडोटॉक्सिक क्राइफस्ट प्रभावित करता है निमेटोड, बोलवर्म, मच्छर या फिर मक्खियाँ, किसको प्रभावित करता है बतलाइए यहाँ पर सभी लोग। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सेकेंड हो जाएगा बोलवर्म, बोलवर्म को प्रभावित करता है ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद देखिए यहाँ पर अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न है यहाँ पर देखिए, प्रश्न है यहाँ पर, PCR एक ऐसी तकनीक है जो DNA के इन विवो रेप्लिकेशन के लिए, ऑप्शन बी mRNA के इन विवो संश्लेषण के लिए प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन सी mRNA के इन विट्रो संश्लेषण के लिए प्रयोग किया जाता है और ऑप्शन जो डी है यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर डी है, इसको ऊपर कर लेते हैं, थर्मोस्टेबल DNA पॉलीमरेज का उपयोग कर विशिष्ट DNA अनुक्रम की इन विट्रो में नकल के लिए किया जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी ही राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा देखिए इसका राइट आंसर। इसके बाद अगला प्रश्न है देखिए,
अगला प्रश्न है यहाँ पर देखिए, निम्नलिखित बैक्टीरिया में कौन सा प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियेज का एक स्रोत नहीं है? बतलाइए कौन सा स्रोत नहीं है? हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा, इश्चेरिशिया कोलाई, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस या फिर बैसिलस एमाइलोली। क्या हो जाएगा इसका बतलाइए सभी लोग, इसका बतलाइए क्या हो जाएगा राइट आंसर। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस हो जाएगा इसका राइट आंसर। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है यहाँ पर देखिए, एक सेफेरोफाइट जो एक परजीवी के रूप में कार्य करता है। ऑप्शन ए है ऐच्छिक सड़ी हुई वनस्पतियों पर जीने वाला पौधा, ऑप्शन बी है लाचार सड़ी हुई वनस्पतियों पर जीने वाला पौधा, ऑप्शन सी है ऐच्छिक परजीवी और ऑप्शन जी है लाचार परजीवी। क्या हो जाएगा इसका आंसर बतलाइए। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा, ऐच्छिक सड़ी हुई वनस्पतियों पे जीने वाला पौधा। इसके बाद देखिए यहाँ पर अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा इसका, यहाँ पर बतलाइए सभी लोग, कौन सा पारिस्थितिकी की प्रणाली प्राथमिक उत्पादकता है? तालाब, महासागर, रेगिस्तान या फिर वन। बतलाइए प्राथमिक उत्पादकता यहाँ पर कौन है? प्राथमिक उत्पादकता यहाँ पर जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, फॉरेस्ट। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर, देखिए फॉरेस्ट। इसके बाद अगला प्रश्न है देखिए, अगला प्रश्न है यहाँ पर, अगला प्रश्न देखिए है, पारिस्थितिक की तंत्र की स्थिरता किस पर निर्भर करती है? प्राथमिक उत्पादकता, उत्पादकों और उपभोक्ताओं के बीच इंटरचेंज, उत्पादकों की संख्या या फिर उपभोक्ताओं की संख्या, किस पर निर्भर करती है यहाँ पर बतलाइए सभी लोग। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो उत्पादकों और उपभोक्ताओं के बीच इंटरचेंज, ऑप्शन नंबर सेकेंड हो जाएगा इसका राइट आंसर। इसके बाद देखिए यहाँ पर अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है यहाँ पर देखिए, ओकाज़की के योगदान में किस चीज़ का समझने के लिए जाना जाता है? प्रतिलेखन, अनुवाद, डीएनए प्रतिकृति या फिर उत्परिवर्तन। किसके समझने के लिए ओकाज़की जाना जाता है यहाँ पर बतलाइए। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो डीएनए प्रतिकृति, ऑप्शन नंबर सी, डीएनए रेप्लिकेशन। डीएनए रेप्लिकेशन हो जाएगा इसका राइट आंसर। इसके बाद अगला प्रश्न है देखिए, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन के सामने आ गया है, बतलाइए क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का आधार है डबल हेलिक्स, इरोजन आधार अनुक्रम, एरर्स इन बेस सीक्वेंस यहाँ पे है, पॉलीमॉर्फिज इन सीक्वेंस, डीएनए रेप्लिकेशन। क्या आधार है यहाँ पर बतलाइए डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का क्या आधार है यहाँ पर बतलाइए सभी लोग। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, इस क्रम में बहुरूपता यानी कि पॉलीमॉर्फिज्म इन सीक्वेंस हो जाएगा इसका राइट आंसर। इसके बाद अगला प्रश्न है देखिए, अगला प्रश्न है देखिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। टर्नर सिंड्रोम है, XO, XXY, XXX या फिर XYY। तो टर्नर सिंड्रोम में टोटल 45 क्रोमोसोम होता है, एक क्रोमोसोम के अभाव होता है, यानी इसको में X और एक हो जाएगा यहाँ पे 0 या फिर O बोल सकते हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा इसका राइट आंसर। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है, सिकल सेल सिंड्रोम में एक जी एमिनो एसिड है। अल्फा श्रृंखला में वैलिन द्वारा ग्लूटामिक एसिड, अल्फा श्रृंखला में ग्लूटामिक के द्वारा सेवेरिन, बीटा श्रृंखला में वैलिन द्वारा ग्लूटामिक एसिड या फिर बीटा श्रृंखला में ग्लूटामिक एसिड के द्वारा वैलिन। क्या हो जाएगा इसका आंसर बतलाइए यहाँ पर। और यहाँ पर देखिए सिकल सेल जो एफजी एमिनो एसिड है इसके बारे में यहाँ पर देखिए दिया हुआ है, यहाँ पर इसके बारे में हिंदी और इंग्लिश दोनों में दिया हुआ है और इसका पीडीएफ आप लोगों को टेलीग्राम पर मिल जाएगा, वहाँ से भी आप लोग देख सकते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा बीटा श्रृंखला में वैलिन द्वारा ग्लूटामिक एसिड हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर। इसके बाद देखिए यहाँ पर अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है यहाँ पर देखिए,
अगला प्रश्न क्या है देखते हैं यहाँ पर। वेजिटेटिव प्रजनन का कौन सा तरीका सेब और आम से ज़्यादा प्रचलित है? गुट्टी, कलम बांधने का काम यानी कि ग्राफ्टिंग, कटिंग या फिर ऑल ऑफ द एबव, उपरोक्त में से सभी। क्या हो जाएगा इसका आंसर बतलाइए, सबसे ज़्यादा प्रचलित कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कलम बांधने का काम, ऑप्शन नंबर बी, ग्राफ्टिंग हो जाएगा इसका राइट आंसर। इसके बाद अगला प्रश्न है, देखिए अगला प्रश्न है यहाँ पर देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा गुट्टी के द्वारा पुनः उत्पन्न किया जा सकता है? क्या हो जाएगा बतलाइए, आम, जैस्मिन, गुलाब, कैक्टस। क्या हो जाएगा इसका आंसर बतलाइए, या फिर आप लोग इस चित्र देखकर इसका आंसर बतला सकते हैं। यह किसका चित्र है बताइए, इस फिगर का नाम भी आप लोग बताइए। तो इसको बोलते हैं जैस्मिन। जैस्मिन इसको हिंदी में बोलते हैं हम लोग चमेली। चमेली आप लोग नाम सुने ही होंगे, इसको चमेली बोलते हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए अगला प्रश्न क्या है देखते हैं। मानव महिला में भ्रूण निष्कासन प्रतिक्रिया प्रेरित है स्तन ग्रंथियों के विभिन्नीकरण से, एमनियोटिक द्रव द्वारा उत्पन्न दबाव से, पीयूष ग्रंथि द्वारा ऑक्सीटोसिन के स्राव से, या फिर पूर्णतः विकसित भ्रूण तथा अफरा से। क्या है इसका राइट आंसर यहाँ पर सभी लोग बतलाइए। और यह प्रीवियस ईयर का पेपर में पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसलिए आप लोग इस क्लास को लास्ट तक जरूर देखिएगा। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो पूर्णतः विकसित भ्रूण तथा अपरा से, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। इसके बाद यहाँ पर देखिए अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है यहाँ पर देखिए, शुक्राणु में परिवर्तन की प्रक्रिया कहलाती है स्पर्मिएशन यानी शुक्राणुगमन, शुक्राणु जनन, स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्मियोजेनेसिस कयांतरण, या फिर स्पर्मेटोसिस शुक्राणु नियमन। क्या हो जाएगा बतलाइए यहाँ पर। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा। देखिए ऑप्शन नंबर सी कयांतरण हो जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी कयांतरण। इसके बाद अगला प्रश्न है, देखिए यहाँ पर अगला प्रश्न है, भ्रूण में आनुवांशिक विकार निर्धारित करने के लिए प्रयुक्त प्रसव पूर्व तकनीक कही जाती है? लैप्रोस्कोपी, एमनियोसेंथेसिस, संयम, या फिर सहवास अवरोधन। क्या कहा जाता है उस तकनीक का नाम बतलाइए। तो उसको एमनियोसेंथेसिस बोलते हैं, ऑप्शन नंबर बी एमनियोसेंथेसिस। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, देखिए अगला क्वेश्चन है यहाँ पर देखिए, तांबा अवयुक्त करने वाली अंतः गर्भाशय युक्तियों से अवमुक्त तांबे के आयन अंडोत्सर्ग को रोकता है, आरोपण के लिए गर्भाशय का अनुपयुक्त कर देता है, शुक्राणुओं के केशिका भक्षण में वृद्धि कर देता है, या फिर शुक्राणु गतिशीलता को कम कर देता है। तो इसका आंसर सभी लोगों को मालूम होगा, शुक्राणु गतिशीलता को कम कर देता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। यहाँ पर देखिए दिया हुआ है शुक्राणु गतिशीलता को कम कर देता है। इसके बाद अगला प्रश्न है, देखिए अगला प्रश्न है, क्राई डू चैड सिंड्रोम का कारक गुणसूत्र विपथन कहलाता है? क्या कहलाता है बतलाइए। द्विगुणन, विलोम क्रम, विलोपन, या फिर स्थानांतरण। क्या कहलाता है यहाँ पर बतलाइए। और क्राई डू चैड सिंड्रोम के बारे में देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, इसको आप लोग देख लीजिएगा जब आपको पीडीएफ मिलेगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी विलोपन। यहाँ पे देखिए दिया हुआ है, क्राई डू चैड सिंड्रोम एक दुर्लभ क्रोमोसोमल विकार है जो क्रोमोसोम 5 के भाग का आनुवांशिक सामग्री के विलोपन के कारण होता है। इस स्थिति के अन्य नाम कैट क्राई सिंड्रोम और 5p सिंड्रोम है। लक्षण गुणसूत्र 5 के आकार और विलोपन के क्षेत्र का आधार पर भिन्न हो सकते हैं। इसके बारे में यहाँ पे दिया हुआ है, इसको आप लोग देख लीजिएगा, पीडीएफ मिलेगा तो एक बार। इसके बाद देखिए यहाँ पर अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है देखिए सभी क्लास में कराया हुआ एक क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पर अगला प्रश्न है, एक परिवार के 3 बच्चों के रक्त समूह ए बी है तो माता पिता के जीनोटाइप है। तो ये भी क्वेश्चन क्लास में कराए थे,
क्या हो जाएगा इसका बतलाइए, इसका क्या हो जाएगा, इसका बतलाइए क्या हो जाएगा। IA, IB, इसका देखिए यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। IA और IBI इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और इस क्वेश्चन को क्लास में कराया हुआ सभी के सभी क्वेश्चन है। यहाँ पर देखिए इसका क्या हो जाएगा बतलाइए। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, क्वेश्चन दिया हुआ है कि एडवर्ड संलक्षण की विशेषता है 21वें क्रोमोसोम के त्रिसूत्रता, 18वें क्रोमोसोम के त्रिसूत्रता, 13वें गुणसूत्र की त्रिसूत्रता या फिर 21वें गुणसूत्र के त्रिसूत्रता। क्या हो जाएगा इसका बतलाइए सभी लोग। एडवर्ड सिंड्रोम क्या हो जाएगा यहाँ पर बतलाइए। यहाँ पर देखिए दिया हुआ है एडवर्ड सिंड्रोम के बारे में, एडवर्ड सिंड्रोम के बारे में यहाँ पे दिया है और इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 18वें गुणसूत्र के त्रिसूत्रता। यहाँ पर देखिए 18 ट्राइजोमी दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। इसके बाद देखिए यहाँ पर अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है दो विभिन्न प्रजातियों से उत्पन्न पॉलीप्लोइडी को कहा जाता है ऑटो पॉलीप्लोइडी, ट्रिप्लोइड, एलो पॉलीप्लोइडी या फिर मोनोप्लोइड। क्या कहा जाता है यहाँ पर बतलाइए। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा एलो पॉलीप्लोइडी। इसके बाद अगला क्वेश्चन है यहाँ पर देखिए, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर देखिए आधुनिक मनुष्य का निकटतम प्रत्यक्ष पूर्वज था निएंडरथल मानव, क्रोमैग्नोन मानव, जावा मानव या फिर हिडलबर्ग मैन। इसका जो आधुनिक जो प्रत्यक्ष पूर्वज जो है वो क्रोमैग्नोन मानव या फिर होमो सेपियंस है, ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद देखिए यहाँ पर अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है देखिए अपने स्थिति बदल सकने वाला DNA तत्वों को कहते हैं एक्सॉन, इंट्रॉन, सिस्टोन या फिर ट्रांसपोजन। क्या कहते हैं इसको बतलाइए। इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर बतलाइए। इसको ट्रांसपोजन बोलते हैं, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा इसको ट्रांसपोजन। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है मायास्थीनिया ग्राविस एक उदाहरण है वायरस जनित रोग का, प्रतिरक्षा न्यूनता रोग, स्वप्रतिरक्षित रोग या फिर एलर्जी प्रतिक्रिया रोग। किसका है बतलाइए। यहाँ पे कौन सा यहाँ पे रोग है बतलाइए। तो यह स्वप्रतिरक्षित रोग है, ऑप्शन नंबर सी, स्वप्रतिरक्षित रोग। यहाँ पे भी देखिए दिया हुआ है स्वप्रतिरक्षित रोग। इसके बाद अगला क्वेश्चन है देखिए, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर देखिए दिया हुआ है कि HIV का चुनिंदा लक्ष्य होती है बी स्मृति कोशिकाएं, टी सहायक कोशिकाएं, बी प्रेरक कोशिकाएं या फिर टी साइटोटॉक्सिक कोशिकाएं। क्या होता है बतलाइए। HIV का जो चुनिंदा लक्ष्य होता है वो टी सहायक कोशिकाओं, ऑप्शन नंबर सेकेंड हो जाएगा इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है देखिए शब्द आणविक कैची आमतौर पर संदर्भित करता है DNA पॉलीमरेज, RNA पॉलीमरेज, नियंत्रित एंडोन्यूक्लियज यानी रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियज या फिर DNA लाइगेज। क्या हो जाएगा यहाँ पर बतलाइए। तो आणविक कैची जो होता है वो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियज, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा इसका राइट आंसर। इसके बाद देखिए यहाँ पर अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस जीव के उत्पाद का रुधिर कोलेस्ट्रॉल के स्तर को कम करने हेतु व्यापीकरण किया गया है। ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम, मोनोस्कस परप्यूरियस, सैकेरोमाइसिस सेरेविसी या फिर एस्परजिलस नाइजर। क्या हो जाएगा इसका आंसर बतलाइए। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो मोनोस्कस परप्यूरियस हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकेंड, ऑप्शन नंबर सेकेंड हो जाएगा इसका राइट आंसर। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है घातक मलेरिया का कारण होता है प्लाज्मोडियम वाइवैक्स, प्लाज्मोडियम ओवेल, प्लाज्मोडियम फैल्सिपेरम या फिर प्लाज्मोडियम मलेरियाई। क्या हो जाएगा बतलाइए। और यह बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसका क्या हो जाएगा बतलाइए। और अभी तक जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उन लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। क्या हो जाएगा इसका बतलाइए। इसका जो सबसे घातक होता है वो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा प्लाज्मोडियम
फैल्सीफेरम, प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम हो जाएगा इसका राइट आंसर। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है यहाँ पर देखिए, प्रमुख भक्षी कोशिकाएं हैं लिम्फोसाइट, मास्ट कोशिकाएं, मैक्रोफेज या फिर प्लाज्मा कोशिकाएं। भक्षी कोशिकाएं कौन है यहाँ पर बतलाइए, भक्षी कोशिकाएं कौन है? तो यहाँ पे हो जाएगा मैक्रोफेज, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे देखिए दिया हुआ है मैक्रोफेज। इसके बाद अगला क्वेश्चन है देखिए, अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए है, एडिज इजिप्टी एक वेक्टर है डेंगू तथा पित्त ज्वर का, डेंगू ज्वर का, पित्त ज्वर का या फिर जापानी इंसेफेलाइटिक का, किसका है यहाँ पर बतलाइए एडिज इजिप्टाई वेक्टर। क्या हो जाएगा इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डेंगू तथा पित्त ज्वर का। तो यही था बायोलॉजी का क्वेश्चन। इसके बाद नीचे यहाँ पे केमिस्ट्री का क्वेश्चन शुरू हो। तो देखिए सबसे पहला प्रश्न है केमिस्ट्री का, निम्न में से कौन सा सहसंयोजक ठोस है? Fe यानी आयरन, हीरा, सोडियम क्लोराइड या फिर कॉपर। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर बतलाइए सभी लोग। यहाँ पर जो सहसंयोजक ठोस है वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हीरा हो जाएगा इसका राइट आंसर। इसके बाद देखिए यहाँ पर अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न देखिए आपके स्क्रीन पर, यहाँ पर निम्नलिखित विलयन की सांद्रता समान है, निम्न में से किस विलयन का परासरण दाब न्यूनतम होगा? BaCl2, AgNO3, Na2SO4 या फिर NH4 3PO4। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा AgNO3, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर AgNO3। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, इसके बाद अगला प्रश्न है यहाँ पर देखिए, अगला प्रश्न है यहाँ पर, निम्न में से कौन सा प्रबल अपघटक है? प्रबल अपघट्य कौन है? एसिटिक एसिड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम फ्लोराइड या फिर कार्बोनिक एसिड। कौन है बतलाइए इसमें से प्रबल अपघट्य? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड हो जाएगा इसका राइट आंसर। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न यहाँ पर देखिए है कि प्रथम कोटि अभिक्रिया की इकाई है, प्रथम कोटि अभिक्रिया की जो इकाई होता है वह क्या होता है? सेकेंड यूनिवर्स, मोल प्रति लीटर सेकेंड, मोल यूनिवर्स लीटर स्क्वायर सेकेंड यूनिवर्स या फिर मोल यूनिवर्स स्क्वायर लीटर स्क्वायर या फिर सेकेंड यूनिवर्स। क्या हो जाएगा यहाँ पर बतलाइए प्रथम कोटि अभिक्रिया की इकाई? प्रथम कोटि अभिक्रिया की जो इकाई होती है वो सेकेंड यूनिवर्स होती है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा इसका राइट आंसर, सेकेंड यूनिवर्स। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है देखिए यहाँ पर आपके स्क्रीन पर अगला प्रश्न आ गया है, निम्न में से कौन सा कथन भौतिक अधिशोषण यानी के लिए सत्य है? यह उत्क्रमणीय प्रकृति का होता है, इसकी अधिशोषण की ऊष्मा उच्च होती है, ऑप्शन सी है यहाँ पर इसमें प्रबल रासायनिक बल होता है, और ऑप्शन डी है इसकी प्रकृति विशिष्ट होती है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा, यह उत्क्रमणीय प्रकृति का होता है। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है यहाँ पर देखिए, यहाँ पर प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा प्रबल अम्लीय है? एसिटिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, प्रोपियोनिक एसिड या फिर ब्यूट्रिक एसिड। क्या हो जाएगा इसका बतलाइए सभी लोग। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए एसिटिक एसिड हो जाएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है यहाँ पर देखिए कि निम्न में से कौन सा यौगिक प्रबल क्षारीय है? इथाइल एमीन, डाई इथाइल एमीन, एनालिन या फिर अमोनिया। कौन सा है बतलाइए सबसे प्रबल क्षारीय? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी डाई इथाइल एमीन, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर डाई इथाइल एमीन। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पर, निम्न में से कौन सा योगात्मक बहुलक नहीं है? इनमें से योगात्मक बहुलक नहीं है वो कौन है? पॉलीएथिन, टेफ्लॉन, नाइलॉन 66 या फिर पॉलीविनाइल। कौन है जो कि योगात्मक बहुलक नहीं है बतलाइए यहाँ पर। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो नाइलॉन 66, नाइलॉन 66 हो जाएगा इसका राइट आंसर। इसके बाद देखिए यहाँ पर अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है देखिए यहाँ पर, निम्न में से किस सांद्रता की इकाई पर ताप से प्रभावित नहीं होती है? नॉर्मलता,
मोलरता, मोललता या फिर फॉर्मलता। यह बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये प्रश्न अक्सर एग्जाम में आता है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो मोललता होता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा मोलालिटी, यानी कि मोललता। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा इसका राइट आंसर। इसके बाद देखिए यहाँ पर अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न है यहाँ पर देखिए, निम्न में से किस यौगिक का असम्मिलित कार्बन परमाणु नहीं है? लैक्टिक एसिड, आइसोपेंटेन, टार्टेरिक एसिड या फिर 2-ब्यूटेनॉल। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आइसोपेंटेन। आइसोपेंटेन हो जाएगा इसका राइट आंसर। इसके बाद अगला प्रश्न है देखिए, अगला प्रश्न है यहाँ पर देखिए, निम्न में से कौन सा एल्कोहल लूकास अभिकर्मक के प्रति अति क्रियाशील है? 2 मेथिल, 2 प्रोपेनॉल, 2 ब्यूटेनॉल, 1 ब्यूटेनॉल या फिर 2 डाइमेथिल 1 प्रोपेनॉल। इसका क्या हो जाएगा आंसर? चलिए आप लोगों को अगर इसका आंसर पहले से मालूम है तो कमेंट बॉक्स में आंसर बतला सकते हैं। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा 2 मेथिल 2 प्रोपेनॉल। ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा इसका राइट आंसर। इसके बाद देखिए यहाँ पर अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा यौगिक कैनिजारो अभिक्रिया नहीं करता है? फॉर्मल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड, एसिटिल्डिहाइड या फिर 2,2-डाइमेथिल प्रोपेनॉल। कौन सा अभिक्रिया है जो कि कैनिजारो अभिक्रिया नहीं दर्शाता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा एसिटिल्डिहाइड। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। इसके बाद देखिए यहाँ पर अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा यौगिक आयोडीन और क्षार के साथ क्रिया करके आयोडोफॉर्म के पीले क्रिस्टल नहीं बनाता है? एथेनॉल, 2 पेंटेनॉल, 3 पेंटेनॉल या फिर 2 ब्यूटेनॉल। क्या हो जाएगा इसका आंसर बतलाइए सभी लोग। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो 3 पेंटेनॉल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा इसका राइट आंसर 3 पेंटेनॉल। इसके बाद देखिए यहाँ पर अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न है यहाँ पर देखिए, मैग्नीज की अधिकतम ऑक्सीकरण संख्या कितना होता है बतलाइए। अधिकतम ऑक्सीकरण संख्या कितना होता है मैग्नीज की? +5, +7, +6 या फिर +2। मैग्नीज की अधिकतम जो होता है ऑक्सीकरण संख्या वह होता है +7। ऑप्शन नंबर इसका राइट हो जाएगा सेकेंड। ऑप्शन नंबर सेकेंड हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है यहाँ पर देखिए, यहाँ पर प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा एमीन डाई परीक्षण टेस्ट देता है? एथिल एमीन, मेथिल एमीन, बेंजाइल एमीन या फिर एनिलीन। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा एनिलीन। एनिलीन हो जाएगा इसका राइट आंसर। इसके बाद देखिए यहाँ पर अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न है यहाँ पर देखिए, मोलर सांद्रता की इकाई है। मोलर सांद्रता की क्या इकाई होती है? सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर यूनिवर्स या फिर सीमेंस सेंटीमीटर यूनिवर्स। क्या होता है यहाँ पर बतलाइए। इसका क्या होता है यहाँ पर बतलाइए सभी लोग। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। इसके बाद देखिए यहाँ पर अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न है यहाँ पर देखिए कि निम्न में से कौन प्रबल अम्लीय है? सबसे प्रबल अम्लीय कौन है? यहाँ पे 4 विकल्प दिया हुआ है, बतलाइए इसमें से। HOCl, HOClO, HOCl2 या फिर HOClO3। तो इनमें से जो सबसे प्रबल अम्ल है वो HOClO3। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा इसका राइट आंसर। इसके बाद अगला प्रश्न है देखिए, अगला प्रश्न है यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस तत्व की इलेक्ट्रॉन बंधुता सबसे अधिक है? क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन या फिर आयोडीन। क्या हो जाएगा इसका बतलाइए। और अभी तक आप लोग लाइक नहीं किए हैं तो आप लोग जल्दी से लाइक कर दीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और डेली इसी तरह के आप लोगों को इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मिलेगा। प्रीवियस ईयर का यह पेपर है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा क्लोरीन। ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा इसका क्लोरीन। इसके बाद देखिए यहाँ पर अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस अणु का आकार पिरामिडल है?
PCl5, NH3, H2O या फिर CH4, इनमें से किसका आकार पिरामिडल आकार का है बताइए। अगर आप लोगों को आंसर मालूम है तो कमेंट बॉक्स में बतला सकते हैं। इसका जो राइट आंसर है वो NH3 यानी अमोनिया होता है। ऑप्शन नंबर सेकेंड हो जाएगा इसका राइट आंसर। इसके बाद अगला प्रश्न है, देखिए अगला प्रश्न यहाँ पर है, अगला प्रश्न देखिए यहाँ पर है कि 1 मोल BrO3 को Br यानी कि ब्रोमीन में रिड्यूस करने के लिए कुल आवश्यक फेरोडेज कितना होता है? 3, 5, 6 या फिर 4, कितना होता है यहाँ पर बतलाइए, संख्या कितना होता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा 6, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा 6। इसके बाद अगला प्रश्न है, देखिए यहाँ पर निम्नलिखित में से क्रिया की दर की इकाइयाँ तथा दर स्थिरांक किसके लिए समान है? प्रथम ऑर्डर क्रिया, द्वितीय ऑर्डर क्रिया, शून्य ऑर्डर क्रिया या फिर फ्रैक्शन ऑर्डर रिएक्शन, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर बतलाइए। और बायोलॉजी का क्वेश्चन करा चुके हैं, आप लोग जाकर देख सकते हैं या फिर आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा बायोलॉजी का, उसको पर भी क्लिक करके आप लोग देख सकते हैं। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो शून्य ऑर्डर रिएक्शन यानी 0 ऑर्डर रिएक्शन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, इसके बाद यहाँ पर देखिए अगला जो प्रश्न है वो निम्न में से किस अणु में D2sp3 प्रकार का संकरण है? NiCN4 के पावर 2 माइनस, NiCO होल 4, FeCN6, CuNH3 के पावर यहाँ पर 2 प्लस। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। FeCN के यहाँ पर 6 हो जाएगा और पावर में 4 माइनस यहाँ पर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद जो अगला प्रश्न है, देखिए निम्न में से कौन सा विटामिन जल में विलय है? A, C, E या फिर D। तो जल में जो विटामिन घुलनशील होता है वो विटामिन बी और विटामिन सी होता है। ऑप्शन नंबर सेकेंड हो जाएगा विटामिन सी और विटामिन बी होता है जल में घुलनशील। इसके बाद अगला प्रश्न जो है, अगला प्रश्न यहाँ पर देखिए है, निम्न में से कौन सी शर्करा रिड्यूज शर्करा नहीं है? सुक्रोज, लैक्टोज यहाँ पे माल्टोज है, यहाँ पे देखिए इंग्लिश में दिया है माल्टोज, लैक्टोज या फिर ग्लूकोज, कौन सा शर्करा रिड्यूज शर्करा नहीं है बतलाइए यहाँ पर सभी लोग। इसका राइट आंसर हो जाएगा सुक्रोज। इसके बाद अगला प्रश्न है, देखिए अगला प्रश्न यहाँ पर देखिए है, निम्न में से कौन सा प्रबल ऑक्सीकारक है? क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन या फिर फ्लोरीन। तो सबसे प्रबल ऑक्सीकारक कौन है यहाँ पर बतलाइए। तो सबसे प्रबल ऑक्सीकारक जो है वह फ्लोरीन है। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा इसका राइट आंसर, फ्लोरीन हो जाएगा इसका राइट आंसर। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है यहाँ पर, निम्न में से कौन सा आयन में अधिकतम अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है? Cu2+, Fe2+, Fe3+ या फिर Zn2+, बतलाइए सबसे अधिकतम अयुग्मित इलेक्ट्रॉन किसमें है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो Fe3+, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा इसका राइट आंसर। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा इसका राइट आंसर। इसके बाद अगला प्रश्न है, देखिए यहाँ पर अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा उदासीन ऑक्साइड है? उदासीन ऑक्साइड कौन है? CO2, Na2O, N2O या फिर P2O5। उदासीन ऑक्साइड इनमें से कौन है? तो उदासीन ऑक्साइड जो होता है वो N2O, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। N2O उदासीन ऑक्साइड होता है। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है यहाँ पर देखिए, FeS2O होल 6 में आयरन की ऑक्सीकरण संख्या है +3, +6, +2 या फिर 0। आयरन की ऑक्सीकरण संख्या कितना है बतलाइए। ऑक्सीकरण संख्या, तो इसका ऑक्सीकरण संख्या +3 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा +3। इसके बाद देखिए यहाँ पर अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा यौगिक टोलन अभिकर्मक को अपचयित नहीं करता है? बेंजल्डिहाइड, एसिटिल्डिहाइड,
एसीटोन या फिर फॉर्मेल्डिहाइड, सभी लोग बतलाइए क्या हो जाएगा इसका आंसर। इसका आंसर क्या हो जाएगा बताइए सभी लोग। इसका जो राइट आंसर है वो एसीटोन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। इसके बाद अगला प्रश्न है, देखिए अगला प्रश्न है यहाँ पर, देखिए निम्न में से कौन सा खाली स्थान क्रिस्टल के घनत्व को कम करता है? फ्रेंकल, शॉटकी, मध्य या फिर एफ केंद्रक। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा शॉटकी दोष। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन है, टेरिथ्रिन एसिड किसका बहुलक मोनोमर है? तो यह मेलेमाइन का होता है, ऑप्शन नंबर 3। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा यौगिक घाव प्रतिरोधी के लिए उपयोगी है? बेकिंग सोडा, एस्पिरिन, डिटॉल या फिर एंटाइन। तो इसका राइट आंसर जो है वो डिटॉल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा डिटॉल। इसके बाद देखिए यह है क्वेश्चन, यहाँ पर देखिए शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए कौन सा संबंध सही है? तो T½ समानुपाती A हो जाएगा इसका राइट आंसर।